क्या लाइफ में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ अचीव करने के लिए बहुत ही जाइंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है, या फिर हम छोटे छोटे स्टेप्स कंटिन्यूसली लेकर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं? चाइनीज फिलोसोफर लाओ ज़ू की एक कोट है कि जर्नी ऑफ अ थाउजेंड माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। यानी कि भले ही आपको हज़ारों किलोमीटर दूर जाना हो, आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बिल्कुल ही आपके पास में होगा, बिल्कुल ही स्मॉल स्टेप होगा। भले ही आपको मून पे जाना हो, लेकिन सबसे पहले आपको अपने घर से बाहर निकलकर जो स्पेस शटल होगा उस तक जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लाखों किलोमीटर जा सकते हो। माइकल फेल्प्स, जो कि स्विमिंग में ओलंपिक में इतने ज़्यादा मेडल्स, गोल्ड मेडल्स लेकर आए हैं जितने पूरे इंडिया को नहीं मिले आज तक गोल्ड मेडल्स, उतने अकेले माइकल फेल्प्स को मिले हैं, जो कि स्विमर हैं। पता है उन्होंने स्विमिंग क्यों चालू की थी? स्विमिंग इसलिए चालू की थी क्योंकि उनको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप स्विमिंग करोगे तो उससे आपका हार्ट की जो मसल्स हैं वो डेवलप होने लग जाएंगी। स्विमिंग की इंटरेस्ट आने लगा, और अब ऐसा बोलते हैं कि माइकल फेल्प्स की बॉडी स्विमिंग के लिए ही बनी थी। यानी कि माइकल फेल्प्स जो इतने अच्छे स्विमर हैं, वो उनकी मेहनत तो है, लेकिन साथ में बायोलॉजिकल भी उनके अंदर चीज़ें हैं। उन्होंने सोचिए सबसे सिंगल स्टेप क्या लिया था, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा स्विमिंग एज अ हॉबी ट्राई करने का किया था। उसके बाद वो आज तक उनके ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो शायद ही अभी तक कोई तोड़ पाया है, या आगे भी शायद कोई तोड़ पाए। माइकल डेल, जो कि डेल कंपनी के फाउंडर हैं, डेल के हमने लैपटॉप्स देखे होंगे, राइट, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स। इनिशियली पता है वो क्या करते थे? IBM का कंप्यूटर आया। IBM एक कंपनी है, इंटरनेट बिजनेस मशीन। उसके कंप्यूटर को खोलकर उसके अंदर IBM का लोगो हटाकर डेल का लोगो चिपकाकर पब्लिक को सेल किया करते थे, थोड़ा सा बड़ा हुआ प्राइस के अंदर। IBM अलग अलग पार्ट्स देता था, उस पार्ट्स को जोड़कर अपना लोगो चिपकाकर लोगों तक पहुंचा देते थे। और आज डेल कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। स्टार्ट किया बिल्कुल ही स्मॉल स्टेप से। आपने लैरी एलिसन का नाम सुना है? ओरेकल कंपनी के फाउंडर। ओरेकल कंपनी ने ही फिर जावा बनाया, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लैरी एलिसन, उनको सबसे पहले उनके पापा ने कंप्यूटर ला कर दिया, तो उसके अंदर वो सिर्फ गेम खेला करते थे। उनको गेम खेलने में बहुत मज़ा आता था। फिर उसके बाद उन्होंने उसके अंदर कुछ कोडिंग सीखना चालू की बुक्स के द्वारा। फिर एक बार उन्होंने क्या किया कि जो CIA होती है वहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उसकी वेबसाइट को हैक कर लिया। तो पुलिस घर पे आ गई अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो तो छोटे थे, अरेस्ट हो नहीं पाए। लेकिन फिर उनके पापा ने कंप्यूटर छुड़ा लिया, लेकिन फिर बाद में परमिशन दी। मतलब बताने वाली बात है कि हाउ फ्रॉम अ सिंगल स्टेप उन्होंने कितनी बड़ी कंपनी बना ली। और ये चीज़ ऐसी नहीं कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए है, ये चीज़ नेचर में भी अप्लाई होती है। जो आइस एज होता है, जो कि हमने मूवीज़ में देखा हुआ है, पूरी बर्फ़ जम जाती है, तो वो चीज़ रियल में एक फिनोमेना है, लेकिन वो इतने टाइम के इंटरवल के बाद होता है कि हम उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। वो कई हज़ार साल में से 25,000 ईयर्स में एक बार होता है। अभी तक शायद 4 या 5 आइस एज हमारी अर्थ देख चुकी है, और आगे शायद 5-6 हज़ार साल बाद आएगी। उसके अंदर क्या होता है कि एकदम से ऐसा नहीं होता है कि इस साल इतनी बर्फ़ पड़ी कि पूरी धरती बर्फ़ से ढक गई। उतनी ही बर्फ़ पड़ती है, बट अर्थ कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाती है अपने ही एक्सिस में कि जो सन की डायरेक्ट रेज हैं वो उतनी एफिशिएंसी से अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब विंटर्स होती है तो बर्फ़ जमी रह जाती है वहाँ पर। विंटर्स में जब बर्फ़ गिरी और समर्स जब आती है, तो समर में बर्फ़ पिघल नहीं पाती है, पूरी पिघलती है बट पूरी नहीं पिघल पाती है, तो कुछ लेयर बच जाती है, पतली सी लेयर। फिर जब विंटर आएगा तो विंटर में जो बर्फ़ थी ना पहले से, उसके ऊपर बर्फ़ गिरना चालू होगी। यानी कि उसके पास पहले से एक बेस है जिसके ऊपर बर्फ़ बनना चालू होगी। फिर ये प्रोसेस लगातार कई 100 साल तक रिपीट होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी धरती बर्फ़ से ढक चुकी होगी, क्योंकि सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो अर्थ पे नहीं पड़ पा रही हैं। फिर उसके बाद जब आइस एज खत्म होती है तो सेम प्रोसेस फॉलो होती है कि अर्थ वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। फिर समर्स में बर्फ़ पिघलती ज़्यादा है और विंटर्स में उतनी कम जम पाती है, और फिर कुछ 100 साल के अंदर आइस एज खत्म हो जाती है। सोचिए, जो इतना बड़ा फिनोमेना कि धरती को बर्फ़ से ढक देना, अगर हम इसको मशीन्स के द्वारा करने की ट्राई करें तो शायद इतनी एनर्जी खर्च हो जाएगी जितनी हमारे अर्थ पे है ही नहीं। इतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम कर लेगा फिनोमेना। लेकिन धरती के सिर्फ थोड़ी सी घूमने की वजह से, और नॉर्मल प्रोसेस है, बर्फ़ गिरना, फिर बर्फ़ पिघलना, फिर उसके ऊपर बर्फ़ गिरना, नॉर्मल सा फिनोमेना है, पूरी धरती बर्फ़ से ढक जाती है। ऐसे ही जब अर्थक्वेक आता है, फिर सुनामी आती है, तो वो किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं है। वो सुनामी जब आती है तो क्या होता है, जो सी बेड होता है, मतलब सी का बिल्कुल नीचे का रीजन, वहाँ पे
एक दूसरे से टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती रहती हैं, जो प्लेट्स होती हैं अर्थ में लेयर टकराती रहती हैं, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बनती रहती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, अपनी जो एक हम कहेंगे लिमिट होती है उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो फिर एकदम से पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, यानी कि जो एनर्जी स्टोर थी वो पूरी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और फिर इतनी शॉक वेव्स क्रिएट होती हैं कि पूरे के पूरे शहर खत्म हो जाते हैं। अगर इतनी एनर्जी हम पानी को दें कि सुनामी आ जाए, तो उसके लिए पता नहीं कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स फोड़ने पड़ेंगे, तब भी वो सुनामी नहीं आ पाएगी। और वो अर्थ के थोड़ी से मूवमेंट की वजह से बनती जाती है, लेकिन उसके पास है कंपाउंडिंग की पावर, यानी कि एनर्जी स्टोर करती चली जा रही है। अगर हर बार एनर्जी जीरो हो जाए उसके बाद, तो वो कभी इतनी बड़ी सुनामी में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। यानी कि डिपेंड नहीं करता है कि आपको कितने दूर जाना है, कहाँ पे जाना है। मेन चीज़ जो मायने रखती है कि आप स्मॉल स्टेप्स कंटिन्यूसली लेते चले जा रहे हैं। अगर आप एक दिन कोई स्टेप लेते हो, फिर आप एक हफ्ते तक नहीं लेते हो, फिर आप वो स्टेप लेते हो, तो क्या बॉडी उस मोड में आ ही नहीं पाएगी, या फिर आपका माइंडसेट वैसा डेवलप ही नहीं हो पाएगा, या फिर आप उस स्किल में उतने अच्छे हो ही नहीं पाओगे। लेकिन आप किसी सिंगल चीज़ को लगातार हर रोज़ प्रैक्टिस करते हो, तो आपको एक दिन पता नहीं चलेगा, 2 दिन पता नहीं चलेगा, आपको 1 महीने पता नहीं चलेगा, 1 साल भी पता नहीं चलेगा, बट चेंजेस हो रहे हैं लगातार। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वर्ल्ड बिल्कुल ही सदमे में आ जाएगा जब सामने जाके परफॉर्म करोगे, भले कुछ भी चीज़ हो, हैकिंग हो, कोडिंग हो, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना हो, कोई स्पोर्ट्स हो, कुछ सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी हो। फिर वर्ल्ड को क्या लगता है कि एकदम से ये पहुंचा होगा तो इसने बहुत मेहनत की होगी, बट आपको पता है कि आपने स्मॉल स्टेप्स रेगुलरली लिए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर माने जाते हैं, वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं। वो गेम जीत जाएं, हार जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है उनके रूटीन में। वो सेम चीज़ लगातार फॉलो करते रहते हैं। 12 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, 10 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। अब सोचिए, हम यहाँ पे बैठ के हमको लगता है कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कोई कैसे कर सकता है। सही बात है, 10 आवर्स तक कोई फुटबॉल कैसे खेल सकता है लगातार। अगर हम आज बैठ के सोचेंगे 10 आवर्स ऑफ फुटबॉल, तो हमको सही में बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब उसको ओवर द ईयर्स देखोगे, पहले आपने स्टार्ट किया सिर्फ 10 मिनट्स। पहली बार रोनाल्डो ने जो गेम खेला होगा 10 मिनट्स के लिए खेला होगा, लेकिन गेम इंटरेस्टिंग लगा, तो उसमें और डीपर गए। तो अब क्या उनको 10 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस कुछ बहुत ऐसा हार्ड वर्क नहीं लगता है। हाँ, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना हार्ड होता है कि 10 आवर्स कंटिन्यूसली मेरे को डेली करना है प्रैक्टिस, लेकिन 10 आवर्स इतना बर्डनसम नहीं लगता होगा कि बहुत ही हार्ड है करना। अगर लगातार हार्ड उनको लगता रहता तो कर ही नहीं पाते। तो सबसे मेन चीज़ जो है लाइफ में वो ये है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, बट आप उसको कंटिन्यूसली लेते रहो। उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किल्स हैं वो लगातार इंप्रूव होती जाएगी एक के बाद एक। पर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ कर उसको छोड़ दोगे, तो फिर आपस से आप जीरो से स्टार्ट करोगे, फिर उसको आप छोड़ दोगे, फिर आपस से आप जीरो से स्टार्ट करोगे, तो क्या आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सो स्टिक टू वन थिंग, कीप प्रैक्टिसिंग इट एवरी सिंगल डे। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर, गुड बाय।